नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी? एकदम अच्छे से दिवाली की मौज कर रहे हैं। दिवाली की फटाकों की धूम के बीच हम आपके सामने आ चुके हैं। ठीक शाम के 7 बज चुके हैं। और प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे आगे ग्रंथि की। याद है, हमने पिछली क्लासों के अंदर कुछ ग्रंथियां और ग्रंथियों के साथ साथ कुछ प्रश्नों की साथ उनको हमने वापस रिवाइज रिकॉल भी किया था, कुछ प्रश्न नए भी किए थे। बची हुई ग्रंथियों को आज की क्लास के अंदर करते हैं। याद है प्यारे मित्रों, आज हमारी क्लास है पार्ट 7 ग्रंथियों से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, रिकॉल कर ले कि अब तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं। मित्रों, अब तक हम बात कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की मैं आपके सामने बात करूं तो मित्रों, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना मित्रों, इनका अध्ययन करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। अध्ययन करना क्या कहलाएगा मित्रों? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। याद करो, अब तक हमने सबसे पहले ग्रंथि पढ़ चुके हैं जिसका नाम है पीनियल काय, जिसको हम तीसरियां कहते हैं, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, याद होगा। उसके बाद हम बात कर चुके हैं आपके सामने हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो कि सुपर मास्टर हेडमास्टर है, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। उसके बाद हम बात कर चुके हैं मित्रों, और वह ग्रंथि है, अच्छे से आपको याद होगी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, पीयूष ग्रंथि जो कि मास्टर ग्रंथि होती है। उसके बाद हम आगे बढ़े और हम लोगों ने बात की है मित्रों, और वह ग्रंथि जो होती है वह याद करो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड। उसके बाद आगे बढ़े। बिल्कुल मित्रों, आप सभी को दीपावली की भी शुभकामनाएं, और आप सभी के जिंदगी में ये दीपावली खुशियों की बहार लेकर आए, और आने वाली दिवाली जो हो वो आपकी स्कूलों में बीते, और आप इस समय स्कूलों की हॉलीडेज का आनंद लें। ऐसी मैं मां शारदा से प्रार्थना करता हूं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के ऊपर मां शारदा की कृपा हो, विद्या की देवी की कृपा हो, और आप सभी शिक्षा के मंदिर में यानी कि विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में पहुंचे। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ बढ़ते हैं। फिर हमने आगे बात की पैराथायराइड। कौन सी ग्रंथि मित्रों? पैराथायराइड। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और मित्रों हमने बात की थाइमस, याद है ना, दिल पे राज करने वाली। उसके बाद हमने कल जो क्लास थी बेटा, उसमें तो हमने प्रश्न लिए थे, लेकिन जो उससे लास्ट वाली क्लास थी थ्योरी वाली, उसमें हमने पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय ग्रंथि की बात की। यहां तक हम ग्रंथि पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो ग्रंथि, कौन सी? एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे मित्रों? एड्रीनल ग्रंथि पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम जो ग्रंथि पढ़ेंगे वो होगी एड्रीनल। और मेरे प्यारे मित्रों, फिर हम पढ़ेंगे जनन ग्रंथियां, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और साथ में पढ़ेंगे वृक्क, किडनी, और इसी के साथ हम बात करेंगे अपरा के हार्मोन। और यहां से आपके हार्मोन लगभग सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां आज की क्लास के अंदर अपन समाप्त कर देंगे। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो याद रखना मित्रों, हम एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे, हम जनन ग्रंथियों की बात करेंगे, हम वृक्क किडनी की बात करेंगे, और हम अपरा की बात करेंगे। तो यह रहेगी आज की क्लास की समरी। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो ग्रंथि मैं लिख रहा हूं वह ग्रंथि है मित्रों एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल, या इसी को कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, या इसको हम कहते हैं अधिवृक्क, एड्रीनल। तो बेटा आज हम जो ग्रंथि पढ़ रहे हैं वो है एड्रीनल, या हम उसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि।
एड्रिनल ग्रंथि जो होती है बेटा, यह वृक्क के ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है मित्रों? किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर पाई जाती है। यानी कि एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है। याद रखना बेटा, यह एक जोड़ी होती है। कितनी होगी? 1 पेयर, एक जोड़ी होती है। तो ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है और मित्रों एक जोड़ी होती है। कितनी होगी? 1 पेयर, एक जोड़ी। और याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्रंथि है जिसको कि अपन एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, यह मित्रों उत्पत्ति में इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये ग्रंथि एक्टोमेसोडर्मल होती है। इनकी इसका विकास एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से होती है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसकी उत्पत्ति एक्टोमेसोडर्मल होती है? तो बेटा वह ग्रंथि हो जाएगी अधिवृक्क ग्रंथि जिसकी उत्पत्ति होती है एक्टोमेसोडर्मल। ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए बेटा इसे याद रखना सुप्रा रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। सुप्रा रीनल ग्रंथि या सुपर रीनल ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है और किडनी के ऊपर होने के कारण इसको सुप्रा रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। एक ग्रंथि का वजन लगभग होता है बेटा 4 ग्राम। इसका भार जो वेट है वो लगभग 4 यानी कि 4 ग्राम के आसपास होता है। कितना होगा मित्रों? 4 ग्राम। तो इसका वजन 4 ग्राम के आसपास होगा। तो हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि, हम बात कर रहे हैं अधिवृक्क ग्रंथि। यह वृक्क के ऊपर पाई जाती है, एक जोड़ी होती है, उत्पत्ति में एक्टोमेसोडर्मल होती है और इसे सुप्रा रीनल ग्रंथि कहते हैं और इसका भार 4 ग्राम होता है। कितने ग्राम होगा मित्रों? 4 ग्राम होगा। अब बेटा इसका डायग्राम देखते हैं, अच्छे से देखना। ये है आपके किडनी, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। किडनी या किडनी को हम बोलेंगे मित्रों वृक्क, या हम बोलते हैं गुर्दा। और अच्छे से आपको याद होगा बेटा, गुर्दा जब काम नहीं करता है तो आदमी होता है मुर्दा। क्या होगा मित्रों? मुर्दा। यानी कि उसके किडनी काम करेंगे और मूत्र को साफ करेंगे और यूरिन का निर्माण, खून को साफ करेंगे और यूरिन का निर्माण करते हैं। इस किडनी के ऊपर मित्रों आपको ऊपर दिख रही होगी, ये वाली ग्रंथि दिख रही है अच्छे से, ये है कैप। ये जो आपको कैप दिख रही है ये है मित्रों एड्रिनल ग्रंथि। इस एड्रिनल ग्रंथि को मैं बाहर निकालूं, ये मैंने इसको बाहर निकाला, तो ये कैप है जो कुछ इस तरह की होती है। अगर इस एड्रिनल ग्रंथि को मैं अलग करूं मित्रों, इसको यहां से हटाऊं कैप को, तो इस कैप को हटाने पर मित्रों ये इस तरह की दिखती है। यस, कितने भाग होते हैं इसके? एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, इसके कितने भाग होंगे बाहर निकालने पर? मित्रों ये जो बाहरी भाग है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं मित्रों? कॉर्टेक्स, यानी कि वल्कुट। और मित्रों जो ये आंतरिक भाग है इसको कहते हैं मेड्यूला। क्या कहेंगे बेटा? मेड्यूला, या हिंदी में बोलते हैं मध्यांश। तो अच्छे से याद रखना, हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि की। अगर मैं एड्रिनल ग्रंथि के परिचय की बात करूं तो बेटा यह वृक्क के ऊपर होती है, एक जोड़ी होती है, उत्पत्ति में एक्टोमेसोडर्मल होती है, सुप्रा रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। 4 ग्राम इसका भार होता है। कितने ग्राम मित्रों? 4। और ये किडनी के ऊपर होगी, दोनों किडनी के ऊपर होगी, एक जोड़ी होगी। और प्यारे विद्यार्थियों इसके 2 भाग होंगे, कॉर्टेक्स और वल्कुट। याद रखना
एड्रिनल ग्रंथि को, किसको मित्रों, एड्रिनल को, एड्रिनल ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं, 3F ग्रंथि भी कहते हैं। तो मित्रों एड्रिनल ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि कहेंगे, 3F ग्रंथि कहते हैं। 3F की कौन सी, 3F ग्रंथि कहते हैं। एक F का मतलब है फियर, एक F का मतलब है फ्लाइट और एक F का मतलब है फाइट। तो इसको क्या बोलेंगे, फियर, फ्लाइट और फाइट कहते हैं। देखो बेटा, फ्लाइट करना, उड़ना, यानी कि पलायन करना, पलायन। फाइट मतलब संघर्ष, और बेटा फियर मतलब भय। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भय की ग्रंथि है, फ्लाइट है, और संघर्ष यानी कि फाइट, आने वाले संकट से लड़ने में हमारी सहायता करती है। तो भय, पलायन और संघर्ष की ग्रंथि कहते हैं। नो फियर नो डियर, के फियर नो डियर, ध्यान रखना। ट्रिपल F ग्रंथि भी कहते हैं इसको, 3F ग्रंथि, फियर, फ्लाइट और फाइट। इस ग्रंथि को मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, 4S एड्रिनल ग्रंथि को याद रखना बेटा, इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं, 4S ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं बेटा, 4S ग्रंथि भी कहते हैं। याद रखना, कौन सी ग्रंथि कहते हैं इसको, 4S। एक S का मतलब बेटा शुगर का, ये नियमन करती है, रेगुलेशन करने में सहायता करती है। एक S का मतलब है स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब आप समझ गए होंगे, आपको कभी कभी स्ट्रेस आता है ना, कभी कभी तनाव आता है, स्ट्रेस, संकट, उस स्ट्रेस के समय हार्मोन आता है इसके एड्रिनल ग्रंथि के, और उस तनाव में हमारी सहायता करते हैं। इनके स्ट्रेस, तनाव का ये क्या करते हैं बेटा, नियंत्रण करते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करने का प्रयास, नियंत्रण, स्ट्रेस से एक संबंधित ग्रंथि है। कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका आंसर हो जाएगा 4S यानी कि किडनी, सॉरी एड्रिनल। फिर एक S का मतलब बेटा सेक्स हार्मोन। ये सेक्स हार्मोन जो होते हैं मित्रों, उसका भी क्या करती है, स्त्रावण करती है। और एक S का मतलब है साल्ट पर भी, लवण पर भी ये नियंत्रण का कार्य करती है। इस प्रकार इस ग्रंथि को हमने नाम दे दिया 4S। तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान रखो, आज हम पढ़ रहे हैं पहली ग्रंथि जिसका नाम है एड्रिनल। याद है ना, जो एक बार लेट जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना काम पूरा कर दें, और फिर वापस टॉपिक पे आ जाएं। तो मित्रों हम बात कर रहे हैं ग्रंथि एड्रिनल, जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है, एक जोड़ी होती है, उत्पत्ति में एक्टोमेसोडर्मल होती है। इसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। भार लगभग 4 ग्राम के आसपास होता है। फिर हमने कहा एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक आता है वल्कुट, कॉर्टेक्स और मध्यांश। फिर हमने कहा इस ग्रंथि का अन्य नाम है, कौन सा नाम, अदर नेम, वो है 3F, फियर, फ्लाइट, फाइट। फिर हमने कहा इस ग्रंथि को कहते हैं 4S। कौन सी ग्रंथि भी कहते हैं इसको, 4S ग्लैंड भी कहते हैं। एक S का मतलब है शुगर का नियमन करती है, एक S का मतलब स्ट्रेस, तनाव का नियंत्रण करती है, एक S का मतलब सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और एक मतलब साल्ट, लवण पर भी ये संबंधित काम करती है। तो इस तरह से इस ग्रंथि को हमने कह दिया 4S ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि कहा मित्रों हमने, 4S। अब बात करते हैं इसके हार्मोन की। हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि की। कौन सी ग्रंथि मित्रों, एड्रिनल। याद करो एड्रिनल के कितने भाग होंगे, 2। अरे कितने भाग होंगे, 2।
कौन कौन से? एक हो जाएगा कॉर्टेक्स और दूसरा हो जाएगा मेड्यूला। तो ग्रंथि के कितने भाग होंगे? दो। कौन कौन से मित्रों? कॉर्टेक्स और मेडुला। मित्रों कॉर्टेक्स जो होता है इससे तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक है, आपने नाम सुना होगा, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। क्या नाम है बेटा? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। क्या नाम है? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। दूसरा का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या नाम है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और तीसरा है, कौन सा है बेटा? तीसरा, उसका नाम है, याद है, गोनेडो। यस, बिल्कुल कमेंट सही कर रहे हो। तीसरा है गोनेडो। बिल्कुल रॉयल भारतीय, एकदम सही बात कर रहे हो मित्रों आप। गोनेडो कॉर्टिकॉइड। तो मित्रों इस ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलेंगे? तीन। कॉर्टेक्स भाग से कितने हार्मोन होंगे? तीन। अब बात करते हैं किस भाग की? मेड्यूला भाग की। किस भाग की बात करेंगे बेटा? मेड्यूला। और जो मेड्यूला भाग है इससे आपके हार्मोन निकलेगा एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन। कौन सा हार्मोन? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो मित्रों कितने हार्मोन निकलेंगे यहां से अलग अलग? मित्रों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन निकलता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इसका जो मेन हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरॉन। कौन है? एल्डोस्टेरॉन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। और इसके है बेटा एंड्रोजन। लिंग हार्मोन निकलते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, जिनका जनक गोनेड से संबंध होता है, इसलिए इसको गोनेडोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। तो इस प्रकार इस ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से ये हार्मोन निकलते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि की। मित्रों एड्रिनल ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिससे कि दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मित्रों? दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स, दूसरा भाग है जिसको कहते हैं मेड्यूला। कॉर्टेक्स से तीन हार्मोन निकलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और गोनेडोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का मुख्य जो हार्मोन है मित्रों, जो इस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, वो होता है एल्डोस्टेरॉन। कॉर्टिसोल है बेटा, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड है और ये दोनों लिंग हार्मोन है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ये एड्रिनल, नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये चार प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक बार फटाफट इसको नोट कर दीजिए, तुरंत प्रभाव से नोट कर दीजिए। जल्दी से इसको नोट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़े आगे। कैसे आप सभी लिख रहे हैं? एकदम अच्छे से। मित्रों एक एक हार्मोन के थोड़े से काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन की। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है मित्रों, इसके काम की बात करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना, सोडियम व पोटेशियम आयन का नियंत्रण करता है,
मिनरल से रिलेटेड हार्मोन होता है। सोडियम आइंस और पोटेशियम आइंस का पुनः अवशोषण को ये कंट्रोल करता है। दूसरा इसका काम होता बेटा, ये जब इनका कंट्रोल करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं मूत्र निर्माण में सहायक होता है। यूरिन फॉर्मेशन होता, मूत्र निर्माण होता है, तो उस मूत्र निर्माण में सहायक होगा, हेल्पर होगा। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और याद रखना, ये रक्त दाब, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में भी सहायक होता है। तो मित्रों ये काम होंगे आपके किसके, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की। बोले तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ये हमारे सोडियम पोटेशियम आयन का क्या करता है बेटा, नियंत्रण करता है, मूत्र का निर्माण में सहायता करता है और रक्त निर्माण में भी सहायता करता है। ध्यान रखना बेटा, एक बात अच्छे से, मुश्किलें आ सकती है लेकिन घबराना नहीं है। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए, आप जो करने से डरते हैं उसे करिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे आसान तरीका है, उसे करते रहिए, करते रहिए। क्या बोला मैंने, आप जो करने से डरते हैं उसे करते रहिए, करते रहिए। यही अपने डर पर विजय पाने का सबसे आसान तरीका है। बार बार करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। याद है ना बेटा, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो याद रखना, हमें बार बार प्रयास करने हैं, अभ्यास करने हैं और हमारे सपने को पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हार्मोन है मित्रों वो है कॉर्टिसोल। कौन सा हार्मोन है, कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है बेटा, ये अच्छे से ध्यान रखना, ग्लूकोज मात्रा को नियंत्रण में सहायक होता है। ग्लूकोज नियंत्रण में सहायक, ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करने में सहायता करता है। और याद रखना, तनाव के समय, स्ट्रेस के समय, जब आप तनाव में होंगे, टेंशन में होंगे, तनाव के समय मित्रों WBC को कम करता है। WBC क्या काम करती है, कमेंट करके बताओ फटाफट। ये WBC को कम करता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, WBC क्या करती है? यस, बिल्कुल सही कहा रोहिल। यस मेरे प्यारे भाई, WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित होती है। WBC रोगों से सुरक्षा करती है। और मित्रों जब हम तनाव में होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, तो कॉर्टिसोल WBC को कम करता है। और WBC के कम करने से रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आती है, तो कोई रोग होने की संभावना रहती है। इसीलिए हमारे घर वाले कहते हैं, याद करो बेटा, जो हुआ वो भूल जा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, नए से टेंशन मत ले, ऐसे मत सोच, ऐसे दुख मत कर, क्योंकि तू कोई और रोग ले लेगा। कहते हैं ना, अरे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं ना घर वाले, टेंशन मत ले, टेंशन लेने से कोई रोग हो जाएगा, टेंशन लेने से कोई रोग उधार ले लेगा। मित्रों वो एकदम सही कहते हैं, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन आता है, WBC को कम करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करता है, तो दूसरे रोग होने की संभावना होती है। इसलिए मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, हमें तनाव से नहीं डरना है। क्योंकि मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, हमें तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि तनाव में WBC कम हो जाती है और WBC कम होने से रोग लेने की संभावना रहती है। तो हमारे घर वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग एकदम सही कहते हैं,
टेंशन मत ले, कोई रोग ले लेगा। तो प्यारे मित्रों, मस्त रहो, व्यस्त रहो। चलिए बढ़ते हैं अगले हार्मोन की ओर। और अगला जो हार्मोन है वो है मित्रों कौन सा? अगला जो हार्मोन है वो है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन मित्रों, एड्रीनलिन जो होता है ये संकट के समय अचानक उत्पन्न होने वाले संकट से लड़ने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। इसलिए इसी को संकट मोचक, बजरंगबली, इसी को जीवन रक्षक और इसी को करो या मरो हार्मोन कहते हैं। याद करो, अचानक संकट आता है। और मित्रों, अचानक जो संकट होते हैं वो खुशी भी हो सकती है और वो गम भी हो सकता है। और जो अचानक संकट आता है हमारे लिए तो मित्रों वो संकट ही होता है, हमारे लिए तो वो संकट ही होता है। जैसे मित्रों, किसी व्यक्ति को फोन आया, जैसे याद करो मालामाल वीकली, एंथनी भाई, याद आई मालामाल वीकली मूवी? एंथनी भाई जिसको पास लॉटरी का टिकट था और जैसे ही उसने अखबार से मिलाया और देखा कि उसकी लॉटरी खुल गई है और उसके 1 करोड़ का मालिक बन गया है, तो इतना खुश हुआ कि तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि जैसे उसने देखा और कूपन मिलाए, आज से मैं 1 करोड़ का मालिक, खत्म हो गया था। तो हंसे ज्यादा खुशी भी आए तो वो संकट हो सकती है और टेंशन गम आए तो वो भी संकट हो सकता है। जैसे किसी की मौत, एक्सीडेंट की खबर सुन के अचानक कोई बेहोश होता है तो उसमें एड्रेनलिन हार्मोन की कमी होती है। जैसे मित्रों, मान लो किसी व्यक्ति को फोन आया और फोन पे बोला गया कि मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं, आपने प्रश्न का उत्तर जो दिया था वो एकदम सही दिया था और आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हो। तो वो व्यक्ति बात करता करता कह रहा है कि हाँ आप 1 करोड़ के मालिक हो, हैं कि दें। उस खबर को सुनकर के वो बेहोश होकर के गिर गया। बताइए उसमें किसकी कमी है? एड्रेनलिन हार्मोन की। इस तरह से कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। समझ में आया कुछ कुछ? अरे भाई बताओ भाई, कुछ कुछ तो आया ना? चलिए आगे। तो ये हार्मोन है एड्रेनलिन, जो अचानक संकट में हमारे शरीर की सहायता करता है और हमें संकट से लड़ने में सहायता करता है। बेटा अगला हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन के साथ नॉरएड्रेनलिन, यहां हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। और मित्रों ये हमारे सामान्य परिस्थितियों में हृदय धड़कन कंट्रोल करते हैं। सामान्य परिस्थिति नॉर्मल कंडीशन होता है तब सामान्य परिस्थिति में काम करता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। और संकटकालीन परिस्थितियों में काम करता है एड्रेनलिन। इसीलिए इसको हम कहते हैं संकट मोचक, बजरंगबली। संकट मोचक भी कहते हैं, डू एंड डाई, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, और लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि सभी नाम किसके हैं? एड्रेनलिन हार्मोन के। तो ये हो गया मित्रों आपकी ग्रंथि एड्रिनल, और इसके हो गए हार्मोन कौन कौन से? एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएड्रेनलिन इसके साथ ही आएगा जो संकटकालीन परिस्थिति में काम करेगा। चलिए आगे बढ़े मित्रों, ध्यान रखना। बात करते हैं आगे रोगों की। तो पहला रोग है एडिसन का रोग।
एडिसन का रोग। कौन सा रोग पढ़ रहे हैं? एडिसन का। एडिसन का जो रोग है बेटा, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कमी से होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कमी से, और त्वचा कांस्य वर्ण, तांबे के समान दिखाई देती, कांस्य के समान कांस्य वर्ण हो जाती है। त्वचा है बेटा इसके अंदर कैसी हो जाती है? कांस्य वर्ण हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। एक रोग आपने सुना होगा, ये तो कमी से होगा। एक नाम आपने सुना होगा कॉन्स का रोग। कॉन्स का रोग। एक सुना होगा कुशिंग का रोग। कॉन्स का रोग, कुशिंग का रोग, सुने बेटा दोनों नाम। और ये दोनों ही एड्रिनल ग्रंथि की हार्मोन की अधिकता से होता। इतना प्रश्न आपके काम का है, कमी से कौन होता है? एडिसन का रोग। और अधिकता से कौन होता है? कॉन्स का रोग और कुशिंग का रोग। अच्छा सर, इसमें क्या होता है? प्यारे मित्रों बता दूं मैं आपको, कॉन्स के अंदर तो पेशियों में अकड़न आ जाती है और कुशिंग के अंदर आपके उपापचय क्रियाएं गड़बड़ हो जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं एडिसन का रोग मित्रों, जो कमी से होगा। और बाकी दोनों रोग जो आपके सामने लिखा है उसके अंदर क्या हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल, आप पूछना चाह रहे इसमें क्या होगा बेटा? इसमें पेशियों में अकड़न होगी, सोडियम पोटेशियम आयन का संतुलन बिगड़ जाता है। पेशियों में अकड़न यानी कि इसके अंदर आयन संतुलन बिगड़ जाता, आयन बैलेंस नहीं रहेगा, आयन संतुलन डिस्टर्ब होगा, मांसपेशियों में अकड़न होगी, क्रैम्प्स आते हैं। और कुशिंग के रोग के अंदर उपापचय क्रियाएं प्रभावित होती हैं, प्रोटीन उपापचय प्रभावित। तो ये हो जाएगा पाचन शोषण प्रभावित। ये हो जाएगा बेटा एड्रिनल ग्रंथि के अधिक और कम से रोग। एक याद रखना बेटा, एक रोग होता है गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया कौन सा रोग बेटा? गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया की बात करूं बेटा तो ये ऐसा रोग होगा, इसमें पुरुष में महिला के लक्षण आ जाते हैं। पुरुष में महिला के लक्षण उत्पन्न होना रोग कहलाता है गाइनेकोमेस्टिया। और एक रोग याद रखना, एड्रिनल, कौन सा रोग? एड्रिनल विरिलिज्म। और एड्रिनल विरिलिज्म जो होता है बेटा, कौन सा रोग? एड्रिनल विरिलिज्म, सुना होगा नाम आपने। इसमें बेटा महिला के अंदर दाढ़ी मूछें आ जाती है, उम्र बढ़ने के साथ देखा होगा महिला में पुरुष के लक्षण आ जाते हैं। महिला में पुरुष के लक्षण उत्पन्न होना, तो महिला के अंदर पुरुष के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो रोग कहलाता है एड्रिनल विरिलिज्म। और पुरुष में महिला के लक्षण आ जाते हैं तो रोग होता है गाइनेकोमेस्टिया। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो जो हमने अब तक पढ़ा है। आज की हमारी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि। और हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि है बेटा अधिवृक्क ग्रंथि है, यह किडनी के ऊपर पाई जाती है। एक जोड़ी होती है, उत्पत्ति में एक्टोमेसोडर्मल होती है। इसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। इसका भार लगभग 4 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और मध्य भाग को मध्यांश कहते हैं।
इस ग्रंथि को हम 3F ग्रंथि भी कहते हैं, फियर, फ्लाइट और फाइट। इस ग्रंथि को हम 4S ग्रंथि भी कहते हैं, एस शुगर, स्ट्रेस, सेक्स हार्मोन और साल्ट पर नियंत्रण के कारण। फिर हमने कहा इस ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया, याद करो, एड्रिनल को कॉर्टेक्स और मेडुला में। कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और गोनेडोकॉर्टिकॉइड, जो अलग अलग हार्मोनों का समूह है। इसमें एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड को बेटा इसका नेतृत्व करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल होता है और गोनेडोकॉइड में जनन से संबंधित हार्मोन होते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। और एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये हार्मोन निकलते हैं एड्रिनल ग्रंथि से। फिर हमने कहा एल्डोस्टेरॉन सोडियम पोटेशियम आयंस का नियंत्रण करेगा, मूत्र निर्माण में सहायक होगा और रक्त दाब नियंत्रण में सहायक होता है। और कॉर्टिसोल ग्लूकोज नियंत्रण में सहायता करता है, तनाव के समय WBC को कम करता है। और एड्रिनलिन, नॉरएड्रेनालिन अचानक उत्पन्न होने वाले संकट से लड़ने में सहायता करते हैं। और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन सामान्य परिस्थिति में काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन का रोग, बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कमी से त्वचा कास्यवर्ण हो जाती है, कॉन्स में पेशियों में अकड़न होता है, आयन संतुलन बिगड़ जाता है, एड्रेनालिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन की अधिकता से होगा और कुशिंग रोग में उपापचय क्रिया प्रभावित होती है और यह भी अधिकता से होता है। फिर हम बढ़े आगे और हमने पढ़ा कि गायनेकोमेस्टिया यानी पुरुष में स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है, इनके पुरुष में महिला के लक्षण आ जाते हैं। और एड्रिनल विरिलिज्म महिला में पुरुष के लक्षण, दाढ़ी मूछें आ जाएगी, आवाज भारी हो जाएगी, अकड़ दक्कड़ होगी, ये सब गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो मित्रों ये थी आपकी ग्रंथि, कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। आगे बात करते हैं और अब हम बात करेंगे जनन ग्रंथियों की। कौन सी ग्रंथियां? जनन ग्रंथियां, यानी कि बेटा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं, जनन ग्रंथियों की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो बेटा जनन ग्रंथियां जो होती है, अच्छे से ध्यान रखना, यह पुरुष व महिला में अलग अलग होती है। यह पुरुष और महिला में अलग अलग होती है। क्या होगी बेटा? अलग अलग होती है। बात करें पुरुष के अंदर, तो पुरुष में जो जनन ग्रंथि होगी बेटा वो होगा वृषण या टेस्टिस। और महिला की बात करूं तो मित्रों महिला के अंदर ग्रंथि होगी ओवरी, अंडाशय। और इनकी हम डिटेल से बात आज केवल हार्मोन लिख देंगे, बात करेंगे जनन तंत्र के अंदर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां टेस्टिस और ओवरी की वापस बात होगी। तो यहां तो आज तो हम सिर्फ किसकी बात कर ले? इनकी हार्मोन्स की। तो एक एक को पढ़ते हैं बेटा। चलिए मित्रों, ये दिवाली जो है ये खुशियों वाली दिवाली आ रही है, पता है ना आपको। इस दिवाली के अंदर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया विद्यार्थियों की बेहद मांग पर दिवाली का महा धमाका है, जो कि आज से शुरू हो चुका है। मित्रों इस तारीख को याद रखना, आज 10 तारीख से ही शुरू हो चुका है और 15 नवंबर तक चलेगा। और इसके अंदर उत्कर्ष में जितने भी कोर्सेज उपलब्ध है, इन सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट दी जा रही है। ये मौका हाथ से मत जाने देना, फिर बाद में आप कमेंट करोगे मित्रों, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना। चूके 184 चूकना मत, फिर कहोगे सर ऑफर कब लाओगे। तो ये ऑफर आ रहा है आपके सामने, आने वाला साल भी भर्तियों का साल होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मित्रों हमेशा उत्कर्ष 90% तक आपको कई बार छूट दी, लेकिन इस बार ये छूट कुछ अनोखी छूट है, कुछ अलग है, कुछ हटकर है, जिसके अंदर आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है और साथ ही साथ एकदम फ्री निशुल्क दी जा रही है टेस्ट सीरीज भी फ्री दी जा रही है। तो प्यारे मित्रों याद रखना, 15 नवंबर से पहले पहले अभी आज से आप अपने जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको निर्धारित कीजिए। अर्जुन की तरह
मित्रों अच्छे से अच्छे ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम बात करते हैं जनन ग्रंथि। मित्रों पुरुष के अंदर जो जनन ग्रंथि है, मेल के अंदर याद करो वो हमने पढ़ा था, वृषण होगा। क्या होगा बेटा? टेस्टिस, वृषण। और इससे दो हार्मोन निकलेंगे। कितने हार्मोन मित्रों? दो। कौन कौन से? तो इससे एक हार्मोन निकलेगा टेस्टिस से बना टेस्टोस्टेरॉन, और दूसरा होगा मित्रों एंड्रोजन। ये दो हार्मोन होंगे। अच्छे से ध्यान रखना, ये होते बेटा वृषण, जो नर में शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में होते हैं, जिसे स्क्रोटल सैक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्क्रोटल सैक, वृषण कोष कहते हैं। ये शरीर के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप की आवश्यकता होती है। मित्रों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये अच्छे से ध्यान रखना। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बेटा, ये हार्मोन अच्छे से ध्यान रखना बेटा, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो सिम्टम्स होते हैं बेटा, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इसके अंदर जैसे दाढ़ी मोची आना, आवाज भारी होना, ये लक्षण, और ये नर की आक्रामकता का भी कारण है। इसीलिए बैलों में वृषण कुचलकर नष्ट कर देते हैं, तो बैल की आक्रामक प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। और मित्रों ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का कारण होता है। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का कारण हो जाएगा कौन सा हार्मोन? तो हम बात करेंगे एंड्रोजन, और ये आक्रामकता का कारण भी होगा। पुरुष में आक्रामकता का कारण, इसीलिए बैलों में आक्रामकता का कारण, इसीलिए बेटा बैलों में वृषण को कुचलकर नष्ट कर देते हैं। तो ये दो हार्मोन हो गए, मेल हार्मोन, पुरुष। अगला है बेटा महिलाओं के अंदर ओवरी, अंडाशय। ये महिलाओं के अंदर होगा। इसकी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। कब? जब हम पढ़ेंगे, याद करो, जनन तंत्र। तो दो ओवरी होते हैं, ओवरी के ऊपर फिमरी होते हैं, अंगुलीनुमा संरचनाएं, जो अंडे को ग्रहण करती हैं, और ये आपस में जुड़े होते हैं अपने उदर गुहा से। ये वेजाइना होगा, ये गर्भाशय होगा, यहाँ पर बच्चे के भ्रूण का विकास होता है, और बच्चे का जन्म, ये जन्मनाल होती है। मित्रों बात करेंगे अंडाशय के हार्मोन की, यानी कि फीमेल के अंदर बात कर रहे हैं। फीमेल के अंदर जो ग्रंथि होगी, वह ग्रंथि होगी ओवरी, या इसको हम कहेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे बेटा? ओवरी, अंडाशय। और ओवरी से दो हार्मोन निकलेंगे। कितने हार्मोन मित्रों? दो। कौन कौन से? तो एक हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन होगा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। यस, बिल्कुल सही लिख रहे हो। दूसरा होगा एस्ट्रोजन। तो महिला हार्मोन पूछ ले, फीमेल हार्मोन पूछ ले, बिल्कुल बेटा सही कह रहे हैं आप। हाँ मैं देख पा रहा हूं, सही है। यस, दोनों हार्मोन होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये होंगे मेल हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन है बेटा, ये गर्भ धारण करवाता है। क्या करवाएगा? गर्भ धारण करवाता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन ये गर्भ धारण करवाता है, इस कारण इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और एस्ट्रोजन महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है।
तो ये दो हार्मोन होंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। आगे बात करें बेटा तो एक ध्यान रखना, थोड़े से दो हार्मोन है किडनी के, अपरा अपरा और किडनी दो है। अपरा या अपरा को हम बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा गर्भनाल भी कहते हैं बेटा, अपरा गर्भनाल प्लेसेंटा। सबसे पहले आप कहोगे सर गर्भनाल क्या होती है, अपरा क्या होती है, प्लेसेंटा क्या होती है, पूछ सकते हैं। तो मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, अपरा की बात कर रहा हूं, माता द्वारा भ्रूण को जिस संरचना द्वारा पोषण मिलता, जिस संरचना द्वारा क्या मिलेगा बेटा, पोषण मिलता है, गर्भनाल उसे कहा जाता है। इसके हार्मोन है बेटा, एक तो लैक्टोजन, कौन सा हार्मोन है, लैक्टोजन, और बेटा ये दूध निर्माण में सहायता करता है, दूध निर्माण में सहायक होगा। एक हल्का सा रिलैक्सिन भी निकलता है, रिलैक्सिन, और ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकलता है बेटा, और ये भ्रूण को शरीर से बाहर निकालने में यानी कि प्रसव में भी सहायक होता है। किसमें सहायक होगा बेटा, प्रसव में, भ्रूण को शरीर को बाहर निकालने में यानी कि प्रसव के अंदर भी हेल्प करता है, सहायता करता है। और मित्रों एक हार्मोन होगा HCG, कौन सा हार्मोन, HCG, जिसका पूरा नाम है बेटा ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG बोला जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और अच्छे से ध्यान रखना बेटा, यह मूत्र में उपस्थित होकर प्रेगनेंसी की सूचना देता, यानी कि महिला प्रेग्नेंट होगी तो मूत्र में यह हार्मोन होगा, और मूत्र में यह हार्मोन होगा तो मित्रों प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, यानी कि कुल मिला के इसका उपयोग प्रेगनेंसी टेस्ट में उपयोग करते हैं। तो मित्रों किस हार्मोन का उपयोग प्रेगनेंसी टेस्ट में किया जाता है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में उपयोग किया जाएगा HCG, कौन सा हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा किडनी के हार्मोन, किसके, किडनी या वृक्क या बेटा गुर्दा। तो किडनी जो वृक्क है, गुर्दा है, इससे भी हार्मोन निकलते हैं। चलो इसके हार्मोन की लगे हाथ पढ़ लेते हैं। तो बेटा किडनी के जो हार्मोन है गुर्दे की, वह दो हार्मोन है, एक रेनिन, कौन सा हार्मोन, रेनिन एंजाइम भी होता है मित्रों, रेनिन हार्मोन भी है। रेनिन हार्मोन ये बेटा रक्त दाब नियंत्रण करता है, क्या करेगा, रक्त दाब नियंत्रण में सहायक। एक तो बेटा ये रक्त दाब का कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, और दूसरा हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है बेटा ये आरबीसी निर्माण में सहायक है। ये किसमें, आरबीसी निर्माण में सहायक होता है, यानी कि ये हमारे शरीर में
आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो मित्रों अब तक हमने पढ़ा हो एक बार फटाफट देख लो। सबसे पहले हमने पढ़ा एड्रिनल ग्रंथि आज की क्लास के अंदर। ये हमारे वृक्क के ऊपर होती है, एक जोड़ी होती है, उत्पत्ति में एक्टो मेसोडर्मल होती है और इसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहती है। ये 4 ग्राम के आसपास होती है। फिर हमने कहा किडनी के ऊपर 2 भाग, वल्कुट और कॉर्टेक्स। फिर हम आगे बढ़े, कहा इसको ट्रिपल एफ कहते हैं, फियर, फ्लाइट, फाइट। फिर हमने बात की इसको फॉरेस्ट ग्रंथि कहते हैं, शुगर, स्ट्रेस, सेक्स हार्मोन और साल्ट से कंट्रोल होने के कारण। फिर हमने कहा इसके 3 भाग है, 2 भाग है, कॉर्टेक्स, मेडुला, 3 हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूको और गोनेडो, इनके एक नेतृत्व करता हो गई। फिर हमने बात की एक हार्मोन की, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। फिर हमने बात की बेटा, आगे बढ़ते गए और हमने इसके हार्मोन एडिशन, कॉन्स, कुसिंग, 3 रोग। और फिर हमने बात की गायनेकोमेस्टिया और एड्रिनल विरिलिस में। आगे बढ़ते जाए और हमने बात की बेटा जनन ग्रंथियों की। पुरुष महिला में अलग अलग होती है, पुरुष में वृषण, महिला में अंडाशय। पुरुष के अंदर बेटा हार्मोन, फिर हमने दिवाली ऑफर की बात की, फिर हमने पुरुष के वृषण की बात की। इसमें से 2 हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन निकले। महिला के 2 हार्मोन पढ़े तो याद करो बेटा, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। फिर हम लोगों ने अपरा के हार्मोन पढ़े और लास्ट में हम लोगों ने किडनी के हार्मोन पढ़े। यानी कि मैं बात करूं ग्रंथियों की अंतःस्रावी, हमने पीनियल काय पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, पीयूष पढ़ लिया, हमने थाइमस पढ़ ली, पैराथायराइड पढ़ ली, थाइमस हो गई और अग्नाशय हो गया। और आज की क्लास में हमने एड्रिनल पढ़ लिया, जनन ग्रंथि पढ़ ली, वृक्क पढ़ ली और अपरा पढ़ लिया। यानी कि ऐसी मुख्य सभी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलता है और शरीर की क्रियाओं का नियम और नियंत्रण करने में सहायता की जाती है, वो सभी ग्रंथियां पूरी हो चुकी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं कल ठीक शाम को 7 बजे। आइए जुड़िए, भूलना मत मित्रों, कल शाम 7 बजे साइंस विज्ञान मित्र भागीरथ चौधरी मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।